friends, so welcome back to our channel. I am back with a new video and this video is going to be really very important. क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो बेसिकली इस वीडियो को देखने के बाद आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन हो जाएगी क्लास 11th के। क्यों? क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग की उन मार्क्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस चैप्टर के वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ओवरऑल आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर वाइज प्रेपरेशन ऑफ क्लास 11th एग्जाम्स। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और जो इसकी वेटेज है दैट इज 7 मार्क्स। तो जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म 250 ml। मतलब बेसिकली हमने कैलकुलेट करना, ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी। तो हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स over volume of solution in liters। number of moles का फॉर्मूला क्या होता है, given mass upon molar mass upon volume of solution and this volume of solution should be in liters। तो इसमें given mass कितना है, molarity फाइंड आउट करनी है। जो given mass है that is 4 grams, right? and molar mass क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 40 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज गिवन इन ml। तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर्स में आ जाएगी। सो द वॉल्यूम इज 2.50। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी और जो इसकी मोलैरिटी होगी दैट विल बी 0.4 मोलर। ठीक है, पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो क्या था, मोलैरिटी। मोलैरिटी के ऊपर ऐसा क्वेश्चन सिंपल सा आ जाता है और इसकी जो वेटेज है दैट इज 2 मार्क्स। क्लियर। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 grams ऑफ मीथेन इज बर्न्ड कंप्लीटली। हमने क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसकी कंप्लीट कंबशन की केमिकल रिएक्शन हमने लिखनी है। तो मीथेन इज बर्न्ड कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है जब हाइड्रोकार्बन्स की कंप्लीट कंबशन होती है तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको बैलेंस करना। कार्बन इज बैलेंस, हाइड्रोजन 4 हैं, इधर कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन इज बैलेंस एंड नेक्स्ट ऑक्सीजन 2, और इधर भी हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितने, 4। तो ये हमारी होगी इसकी बैलेंसिंग। अभी क्वेश्चन क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, हमने इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी हमें पता है कि एक रिलेशन होता है जो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास किसके इक्विवेलेंट होता है, 22.4 लीटर विच इज इक्वल्स टू दी एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, ये हमें पता है कि अगर हमारे पास अभी रिलेशन किस में है, मास में, मतलब हमें मीथेन का मास दिया हुआ है 2 ग्राम। ठीक है, हमने बताना है कि कितनी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होएगी। क्लियर। अभी अगर हम इस रिलेशन को देखें कि जो मोलर मास है दैट इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर, मतलब इसका जो मोलर मास होगा, क्योंकि हमने रिलेशन किस में निकालना है, बाकी चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन और वाटर की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि जो मोलर मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, मोलर मास इज इक्विवेलेंट टू 22.4 लीटर। मतलब अगर इसका जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 12 + 4 16 ग्राम। ठीक है, तो दिस इज द मोलर मास ऑफ मीथेन। हमें पता है कि अगर हमारे पास 16 ग्राम ऑफ मीथेन है दैट विल प्रोड्यूस कितना, 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, राइट। तो ये हमें रिलेशन पता है। तो सिमिलरली अगर हम यूनिटरी मेथड लाएं तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस करेगी, 22.4 डिवाइड बाय 16 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिमिलरली कितने का हमने पूछा, 2 ग्राम्स का, तो 2 ग्राम ऑफ मीथेन कितना प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 22.4 डिवाइड बाय 16 इंटू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.8 लीटर। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए, मतलब हमें रिलेशन किस में निकालना है, मास में और वॉल्यूम में। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मोलर मास होता है ना दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ दैट, मतलब उसके इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास इसका मोलर मास है दैट विल प्रोड्यूस 22.4 लीटर ऑफ दिस गैस।
क्लियर? तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग एंड 2 ग्राम्स कितना प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है? जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है उसको हमने इस साइड लिखना है, जो चीज हमें दी हुई है वो हमने इस साइड लिखनी है। और इसकी भी वेटेज होगी, सिंपल क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, ठीक है? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन और इसकी जो वेटेज है दैट इज 2 मार्क्स, क्लियर? अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, वो भी मोलैरिटी का। एक तो मोलैरिटी का हमने इस तरीके से सॉल्व करना है, और एक अगर हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो उसने क्वेश्चन क्या है, 25 ml ऑफ HCl, मतलब ये जो HCl है इसकी हमें वॉल्यूम दी हुई है 25 ml, ठीक है? इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 18.6 ml ऑफ 0.1 मोलर, मतलब जो हमारा NOH है इसकी भी हमारे पास वॉल्यूम दी हुई है विच इज 18.6 ml, एंड जो इसकी मोलैरिटी है दैट इज 0.1 मोलर। हमने क्या करना है, हमने इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, मतलब ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि इधर हमारे पास जो हमारी ब्यूरेट है इसमें है हमारे पास NaOH, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या है टाइट्रेशन फ्लास्क में HCl। तो ये जो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करते हैं लैब में टाइट्रेशंस, तो उसका क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया हुआ है, इसकी जो हमारी 18.6 ml वॉल्यूम यूज हुई NaOH की, और इसकी जो मोलैरिटी थी दैट वाज 0.1 मोलर। किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 25 ml ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इसकी हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है? ये हम मतलब ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने कैसे डील करना है, इसमें हम मोलैरिटी इक्वेशन लगाएंगे। मोलैरिटी इक्वेशन क्या होती है, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ठीक है? एक साइड है हमारी HCl की और एक साइड है हमारी NaOH की, क्लियर? तो HCl की मोलैरिटी कितनी है हमारे पास, हमने फाइंड आउट करनी है, और वॉल्यूम कितनी है इसकी 25 ml, राइट? और इसकी अभी इसकी ml में है वॉल्यूम, ठीक है, और इसकी जो मोलैरिटी है दैट इज 0.1 मोलर, और जो इसकी वॉल्यूम है दैट इज 18.6 ml, ठीक? अगर हम मोलैरिटी निकालें दैट विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू 18.6 डिवाइड बाय 25, ठीक है? हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0744 मोलर, राइट? तो ये सिमिलरली ऐसा नॉर्मेलिटी का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसमें हम नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगा देते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, मतलब वो पूछेंगे कि आपने नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मोलैरिटी का क्वेश्चन अगर हमें ऐसे ग्राम्स में दिया हो, ठीक है, मास में दिया हो, तो हमने ऐसा मोलैरिटी का ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और अगर हमारे पास टाइट्रेशन वाली रिएक्शन हो इस तरह की, तो हमने M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 लगाना है। तो इस साइड जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने HCl की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो बाकी सब कुछ हमने दिया वो सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी HCl की। अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसकी जो वेटेज है दैट इज 9 मार्क्स, ठीक है? तो 9 मार्क्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वांटम नंबर्स में से है। वो क्वेश्चन क्या है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है? ऑर्बिटल्स की बात आती है, मतलब हमने ml देखना है, ठीक है? ml कितने होंगे एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 3, ठीक है? मतलब जो n इज इक्वल्स टू 3 है, जो हमारा थर्ड शेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है? तो हमें पता है जब हमारे पास n की वैल्यू 3 होती है, तो जो इसमें शेल हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इज इक्वल्स टू 3, वो हमें बताता है थर्ड शेल। तो उसमें कितने सब शेल होंगे, 0, 1 एंड 2। तो जो हमारे पास L की वैल्यू 0 होगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब ऑर्बिटल्स मतलब ml की वैल्यू। तो ml की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, -L टू +L। तो 0 के लिए ml की वैल्यू क्या होगी, 0। 1 के लिए इट लाइज फ्रॉम -L टू +L ml की वैल्यू, तो वो क्या होंगी, -1, 0 एंड +1, ठीक है? सिमिलरली 2 के लिए ml की वैल्यूज क्या होंगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2, ठीक है? तो ये जो ml की वैल्यूज होंगी वो हमें बताएंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है? तो ये होता है शेल, ये होते हैं सब शेल। सब शेल लाई करता है फ्रॉम 0 टू n-1, ठीक है? ये n की वैल्यू 3 है, तो l क्या होगा, 0, 1 एंड 2, ठीक है? तो अगर हम इसको अभी काउंट करें तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक इसमें से 3 एंड 5, तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5, 6, 7, 8, 9 ऑर्बिटल, ठीक है? सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल्स टू 3 वी हैव 9 ऑर्बिटल्स, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ जाता है,
ठीक है, तो ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्लियर? अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा में से है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी बतानी है हमने, मतलब न्यू की वैल्यू बतानी है, और वेवलेंथ मतलब लैम्डा बताना है ऑफ ए फोटोन एमिटिंग ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 5 टू n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, मतलब हमारा जो फोटन है वो मतलब उसकी हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बतानी है जब हमारा ट्रांजिशन होएगी n इज इक्वल्स टू 5 टू n इज इक्वल्स टू, मतलब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन या फोटोन यहाँ तक आएगा तो जो एनर्जी एमिट होएगी उस एनर्जी एमिशन की हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। तो जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो ऑल द टाइम देयर इज एन एमिशन ऑफ एनर्जी, एंड एमिशन ऑफ एनर्जी मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आनी चाहिए। क्लियर? तो हमें पता है कि ये जो एनर्जी की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू ई एन इज इक्वल्स टू माइनस आर एच 1/n², ठीक है। आर एच हमारा होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है जे, ये वाली, ठीक है। अभी हमने यहाँ से यहाँ तक की अब बताना है, मतलब इसमें जो डेल्टा ई जब हमें पता चल जाएगा तब हमें फ्रीक्वेंसी भी पता चल जाएगी और वेवलेंथ भी पता चल जाएगी, मतलब ये एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, ये होता है हमारा डेल्टा ई, ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा ई पता चलेगा तभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एनर्जी ये होगी इनिशियल स्टेट, ये होगी हमारी फाइनल स्टेट, ठीक है। अगर इन दोनों को हम जो डेल्टा ई होगा दैट विल बी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। क्लियर? सो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ई फाइनल में एन एफ आ जाएगा, फाइनल क्या है हमारा एन इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और ई इनिशियल में इधर आ जाएगा एन आई, ठीक है। तो जब हम इसको आर एच को बाहर निकाल लेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन ये वाला बन जाएगा एन आई स्क्वायर माइनस 1/nf²। जब हम माइनस साइन को देख लेंगे, इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। क्लियर? तो जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस नहीं है, ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/, इनिशियल क्या है एन आई, कहाँ से ये इनिशियल स्टेट है तो दैट इज 5² माइनस 1/, इनिशियल क्या है, सॉरी फाइनल किस में पहुंची है हमारी n इज इक्वल्स टू 2 में, तो एन एफ क्या हो जाएगा हमारा 2, एन आई क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 में से 2 पे आके गिरा है हमारा फोटोन। क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4.58 इंटू 10⁻⁻18 जाउल, ठीक है, माइनस 19 जाउल, 10⁻⁻19 जाउल, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव में आएगी क्योंकि द एनर्जी इज इमिटेड, ठीक है, क्योंकि जब हम हायर एनर्जी स्टेट से नीचे तक आता है तो हमारे पास एमिशन ऑफ एनर्जी होती है। सो दिस इज योर डेल्टा ई, ठीक है। तो निकालना क्या हमने फ्रीक्वेंसी, हमें पता है ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो न्यू क्या होगा डेल्टा ई अपॉन एच, ई क्या है हमारा माइनस 4.58 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। क्लियर? अब क्या निकालना है हमने, वेवलेंथ। हमें पता है c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, तो वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा क्या होगा c अपॉन न्यू, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड इट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन, जब हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालेंगे 6.91 इंटू 10⁻14, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की 434 नैनोमीटर। क्लियर? तो बेसिकली इसमें उन्होंने बताया नहीं कि आपने एनर्जी निकालनी है, बट उन्होंने बताया कि आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालनी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास एनर्जी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा नॉर्मली, क्योंकि इसमें हमने 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी, डेल्टा ई भी, फ्रीक्वेंसी भी और वेवलेंथ भी। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, तो इसमें अगर आप अच्छे से इसको करोगे, समझोगे, तो बहुत स्कोरिंग है ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत स्कोरिंग होती है, इसमें से फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस चैप्टर। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये 3 या 4 नंबर में पूछा जाता है, तो अगर ये 4 नंबर में पूछा जाए तो इसको हमने कैसे आंसर करना है। तो सबसे पहले हम देंगे उसकी स्टेटमेंट, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्टिकल एट अ सेम टाइम विद एक्यूरेसी। मतलब एक ही टाइम पे अगर हमने माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने उसकी पोजीशन
और मोमेंटम एक ही टाइम पे बताना हो तो ऐसा हम नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो है ये, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड इट इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, इसको हम एरर इन पोजीशन या एरर इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम की वैल्यू mvx डालेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा, तो अगर हम m को इधर नीचे ले जाएंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि हम पोजीशन और वेलोसिटी या फिर पोजीशन ऑफ और मोमेंटम माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्टिकल का उसमें हाई अनसर्टेनिटी होती है, वो हम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर हमने इसको समझना हो फिजिकली कि कैसे क्या कह रहे हैं हम, ठीक है, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, अज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है हमने इसके पोजीशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी हमने किसी चीज की पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो हमने उस चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने इसके ऊपर एनर्जी डालनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो जब हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, मतलब जब हम इसकी पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो लाइट से हम इसको देखेंगे उस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो जब हमने इसके पोजीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश की तो ये जंप मार के कहीं और चल गया उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, मतलब हम इसकी पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर पाए। ठीक है, साइमल्टेनियसली। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्टिकल है वो डेफिनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। क्लियर? वो डेफिनेट ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसके बाद कॉन्सेप्ट आया हमारा ऑर्बिटल्स का। क्यों? इस कारण। ठीक है, मतलब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम एक ट्राइजेक्टरी में रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर? वो जंप मार के कहीं किसी और ऑर्बिट में भी चले जाते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जब हम आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं तब हमें इसकी ट्राइजेक्टरीज के बारे में अच्छे से पता चलता है। क्लियर? तो ये हमें पता चल गया कि हम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर हमने इसका सिग्निफिकेंस बताना हो तो पहला तो सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया कि मतलब ये जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इट रूल्ड आउट द प्रेजेंस ऑफ द फिक्स ट्राइजेक्टरीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो हमने बताया था कि हम फिक्स ट्राइजेक्टरीज में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते। सेकेंड जो इसका सिग्निफिकेंस है वो हम माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक में क्या होएगा, अगर हम रिलेशन लिखे दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h 4 पाई एम। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक में हम इलेक्ट्रॉन का मास ले लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या आएगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। क्लियर? तो अगर मैं इस रिलेशन में मास की वैल्यू डालूँ h/4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ तो मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स इंटू वी एक्स की 10⁻⁻⁴। ठीक है, समझ में आएगा आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब जो हमारा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स है दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁴। तो अब अगर हम एज्यूम कर लें, ठीक है, कि हमें पोजीशन पता है। ठीक है, मतलब हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता है, मतलब इसमें कोई अनसर्टेन, ये एरर है, एरर इन पोजीशन। मतलब अगर हम एज्यूम कर ले कि जो एरर इन पोजीशन है वो वेरी वेरी स्मॉल है, एज्यूम कर लें 10⁻⁸ मीटर्स है। ठीक है, मतलब बहुत ही कम एरर है। ठीक है, अगर हम ऐसा एज्यूम कर ले, मतलब हमने किसी भी तरह इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर ले और वो इसमें एरर बहुत कम आया, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा डेल्टा वी एक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁸, मतलब 10⁴। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो डेल्टा वी एक्स है वो इतना मीटर पर सेकेंड आ गया 10⁴, विच इज वेरी लार्ज। ठीक है, मतलब ये जो एरर इन वेलोसिटी है ये एरर इन वेलोसिटी है। क्लियर? उसकी वैल्यू 10⁴ मीटर पर सेकेंड है विच इज वेरी लार्ज। तो यही तो हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है। ठीक है, कि मतलब हम एक टाइम पे अगर हमने पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर रही है, मतलब अगर उसमें एरर कम है तो वेलोसिटी को एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एरर ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, सो जो हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इट होल्ड्स गुड फॉर माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन टाइप पार्टिकल्स के लिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्लियर?
तो अगर हम इसके माइक्रोस्कोपिक मतलब बड़े ऑब्जेक्ट्स के में इस प्रिंसिपल को लगाने की कोशिश करें तो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। तो पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं विच इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपन 4 पाई एम, ठीक है। तो अगर हम मास ले लें 1 मिलीग्राम भी ले लें, क्लियर, 1 मिलीग्राम मतलब 10⁻⁻6 kg, क्लियर। तो अगर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स क्या आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई, मतलब इधर मास की वैल्यू लगा दो, इधर एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू। अगर हम इसको वैल्यूज डाल के डेल्टा एक्स इंटू वी एक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट टू 10⁻⁻28, क्लियर। तो अब अगर हम एज्यूम कर लें कि हमारा जो डेल्टा वी एक्स है वो बहुत ही कम है, अज्यूम करो वो 1 है या 0.9 मतलब 1 है, कुछ अज्यूम कर लो, ठीक है। मतलब जो हमारी डेल्टा वी एक्स की वैल्यू 1 है तो उसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁻28 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻28 विच इज वेरी स्मॉल, ठीक है, क्लियर। मतलब इसका कुछ मतलब अगर हम जो हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए ट्रू है, ठीक है। मतलब जो इसकी स्टेटमेंट है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट होल्ड्स गुड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्टिकल, क्योंकि उसमें डेल्टा वी एक्स की वैल्यू ज्यादा आ जाती है अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कम हो। लेकिन इसमें क्या है, अगर डेल्टा वी एक्स की वैल्यू 1 भी लेते हैं हम तब भी जो हमारी डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है वो भी 10⁻⁻28 आती है, वो भी कम ही आती है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे बड़े ऑब्जेक्ट हैं जैसे ट्रक हो गया, बॉल हो गई, और कुछ भी ऐसा कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी हम पोजीशन और मोमेंटम या फिर वेलोसिटी को एक टाइम पे डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम एक टाइम पे नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसीलिए जो हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लगा सकते हैं, क्लियर, समझ में आ गया। इसको समझना कैसे, मैथमेटिकली भी और फिजिकल भी, क्लियर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, और इसकी जो वेटेज है वो है 6 मार्क, और जो 6 मार्क में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हैं ये। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 मार्क में पूछा जाता है, वो कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी NS12 क्योंकि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी दैट इज NS2 NP126 क्योंकि p ऑर्बिटल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है p ब्लॉक में वो p ऑर्बिटल में जाता है, और p ऑर्बिटल में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो सिमिलरली जो हमारा d ब्लॉक एलिमेंट है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी दैट इज n-1 d 1 to 10 क्योंकि d ऑर्बिटल में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं, और ns 0 to 2, ठीक है, क्योंकि जो अनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ना उसमें ns की वैल्यू 0 से 2 में लाई करती है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो दीज वर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपके ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, वो है जी, ठीक है। इसमें हमें कुछ 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए, दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, सो दैट इज व्हाई दीज एनर्जीज आर पॉजिटिव, एंड दिस इज द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज, मतलब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, ठीक है, उस एटम में तो कितनी एनर्जी निकलेगी, ठीक है। सो दिस इज नेगेटिव, सो दीज आर द एनर्जी रिलीज्ड, क्लियर। तो हमने इनमें से बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्टिव हो वो हमने बताना है इन एनर्जीज को देख के, ठीक है। तो कम रिएक्टिव कौन सा होगा, अगर हम देखें मतलब कम रिएक्टिव क्या होगा कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करे ना ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करे, ठीक है, मतलब नोबल गैस कैरेक्टर हो जिसका, तो वो कौन सा होएगा। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है फिफ्थ एलिमेंट की, ठीक है, मतलब अगर हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होएगा तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है पॉजिटिव, ठीक है, मतलब इसका मन नहीं करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को ले, ठीक है, क्योंकि जब वो लेता है तो एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को देने के लिए मतलब एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के पॉजिटिव होने का ये मतलब है, क्लियर। तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं,
और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी पॉजिटिव है, मतलब अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा तब भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर? तो इससे हमें पता चलता है जो हमारा फिफ्थ है दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, वो सबसे कम रिएक्टिव है। क्लियर? सो पहले का आंसर आ गया हमारा फिफ्थ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। ठीक है, क्लियर? तो हमने देखना है कि इन एलिमेंट्स में से कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब किसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन फटाफट निकल जाए। ठीक है, मतलब किसमें हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी बहुत ताकि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम होएगी, ठीक है, जैसे है ये, मतलब इसमें सिर्फ अगर हम 419 किलो जूल पर मोल एनर्जी भी सप्लाई करें तब भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो हमारा सेकंड है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये कहेगा फटाफट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो। क्लियर? और इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी नेगेटिव है। क्लियर? तो ये जो हमारा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होएगा, ठीक है, मतलब उसकी हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो इसका आंसर होएगा 2। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन हम दें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल क्या होएगा, कौन सा होएगा जिसमें हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, और वो एनर्जी को रिलीज, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा उतना वो उसमें कम एनर्जी रह जाएगी और उतना वो ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। क्लियर? मतलब नॉन मेटल क्या होएगा कि हम उसमें इलेक्ट्रॉन जब हम डालेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करके स्टेबलाइज हो जाएंगे, वो होएगा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मतलब जिसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होएगी। तो अगर हम देखें इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से रिलीज हो रही है, -328, दिस इज द मोस्ट, मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी उतना वो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास थर्ड। क्लियर? तो हमने देखना है मेटल्स की जब हमने बात करनी है तब हमने आयनाइजेशन एनर्जी को देखना है, जब हमने नॉन मेटल्स की बात करनी है तब हमने इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज को देखना है। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्या है, द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। क्लियर? जो सबसे कम रिएक्टिव नॉन मेटल हो। कम रिएक्टिव क्या कौन सा होगा, मतलब जिसका मन नहीं कर रहा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, मतलब अगर हमने उसमें इलेक्ट्रॉन डालना हो तो हमें हो सकता है हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़े। क्लियर? तो वो कौन सा होएगा जो लीस्ट रिएक्टिव होएगा, इसकी एनर्जी पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, मतलब अगर हमने फिफ्थ एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी निकलेगी नहीं। तो दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, सो द आंसर इज फिफ्थ। क्लियर? तो अभी जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, द मेटल विच फॉर्म स्टेबल बाइनरी हैलाइड ऑफ MX2। ठीक है, MX2 बनाना है तो वो कौन सा मेटल बनाएगा। ठीक है, MX2 का मतलब क्या है, M+2 X नेगेटिव, मतलब वो हमने मेटल देखना है जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिलीज कर दे, मतलब जिसके फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज कम हो। ठीक है, हम क्या करेंगे दोनों की आयनाइजेशन एनर्जीज को ऐड करके, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी, और अगर इन दोनों का सम कम होगा मतलब वो M+2 बहुत इजीली बना देगा। तो हमने इन दोनों की एनर्जीज को जब हम ऐड करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि अगर हम 6 एलिमेंट की मतलब 738 प्लस 1451 को ऐड करेंगे ना, वो नियर अबाउट 2189 कुछ ऐसा आता है। ठीक है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो बाकियों के कंपैरेटिवली कम होगी, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देगा, तो ये स्टेबल MX2 बना लेगा। सो आंसर वुड बी 6th। क्लियर? सो हम यहां तक पहुंच गए। अभी जो नेक्स्ट है, द मेटल विच फॉर्म द हैलाइड ऑफ MX। ठीक है, मतलब जो MX बनाए, MX का मतलब क्या, M पॉजिटिव X नेगेटिव, मतलब जो सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने का मतलब क्या है कि उसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हो वो काफी ज्यादा हो, पहली कम हो सेकेंड बहुत ज्यादा हो। तो ऐसा क्या है, कहां पे है जिसकी फर्स्ट कम हो और सेकेंड ज्यादा हो, मतलब इन दोनों में डिफरेंस जो हो वो ज्यादा हो। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो इनसे कम है, मतलब 520, मतलब पहली आयनाइजेशन एनर्जी क्या है 520, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस काफी ज्यादा है। तो जो इसका आंसर आएगा दैट वुड बी 1। क्लियर? तो इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जीज का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज का, मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, और इनको हमने कैसे समझना है। ठीक है,
सो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के में कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। मतलब जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं सोडियम में से तो उसमें हमें कम एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं मैग्नीशियम में। तो इसको आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए सोडियम और मैग्नीशियम की। क्लियर? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। क्लियर? मतलब ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इतनी वाली, और देन 3s1। क्लियर? तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब हम इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ठीक है, तो हमें कम एनर्जी चाहिए होगी। मतलब जो IE1 है सोडियम की वो कम है एज कंपेयर टू दी IE1 ऑफ मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें से ये वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। ठीक है, ये है इसकी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की। क्लियर? तो जब हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ ये बढ़ेगा तब इसको कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, ये चाहेगा कि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फटाफट रिमूव हो जाए ताकि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। वेयरएज़ अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है विच इज ऑलरेडी अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, ऑल्दो इट इज नॉट अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बट स्टिल जो 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इट इज स्टेबल। क्लियर? मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2। ठीक है, अगर हमने इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा वी हैव टू सप्लाई अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तब हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। सो दिस इज द रीज़न द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, अभी सेकंड क्या है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है सोडियम की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे कि जब हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा Na पॉजिटिव में से, मतलब हम एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इधर छेड़ रहे हैं। मतलब ये जो 2p6 है ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ये अचीव कर लेता है तब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। दैट इज वाई द IE2 ऑफ सोडियम इज मोर। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसकी जो हमें सेकंड जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में ये जो रिमूव करके एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मन करेगा कि जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन वो फटाफट रिमूव हो जाए ताकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। सो दिस इज द रीज़न ये जो IE2 होती है ऑफ सोडियम दैट इज मोर देन द IE2 ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस के ऊपर आपने इसको आंसर करना है और ये 2 मार्क में पूछा जाएगा। तो 1 मार्क इसके लिए होगा फर्स्ट पार्ट के लिए, तो सेकंड मार्क होगा वो सेकंड पार्ट के लिए होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इसकी जो वेटेज है वो है 7 मार्क्स। और 7 मार्क्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में से, विच इज वो किसी की भी मॉलिक्यूल का पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का, किसी का भी। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड ऑर्डर का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, सब कुछ। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन O2, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और उनकी हमने स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक बिहेवियर ये सब कंपेयर करना है एज अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर? तो ऑक्सीजन की बात करिए, हमें पता है ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो इसके लिए हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2 वो कैसे बनता है, एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन को कंबाइन करके। तो ये है इनके एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एक ऑक्सीजन का और ये दूसरे ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये है इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्लियर? ठीक है, तो ये है नीचे वाले बॉन्डिंग और ऊपर वाले हैं एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली ये है बॉन्डिंग और ये है स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग। क्लियर?
तो इसकी जो डिटेल है वो आपको चैप्टर पढ़ के ये इसको समझ के फिर पता चलेगा कि ये बनते कैसे हैं। क्लियर? तो अभी सिर्फ हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करें 2s2 2p4, तो वो कैसे होगा? ये है 2s2 2p4 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली इसका भी 2s2 2p4। क्लियर? तो अभी इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 4 5 6, 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? सबसे पहले हम लोअर एनर्जी से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, पहले सिंगली फील्ड 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। पहले लोअर एनर्जी से शुरू करना है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे पहुंच गए तो पहले सिंगली फील्ड एंड देन फिर उसके बाद हमने पेयरिंग करनी शुरू करनी है। क्लियर? तो ये है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमने क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है O2 मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो वो कैसे होगी? तो पहले हम लिखते हैं के। तो के क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो इनर शेल्स हैं। हमने सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, तो जो इनर शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनर इलेक्ट्रॉन्स की, वो हमने एज अ के डिनोट कर देनी है। ठीक है, तो उसके बाद हमने करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी? सिग्मा 2s2, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन सिग्मा 2p z 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इन दोनों की एनर्जी सेम है तो पाई 2px2 which is equals to pi 2py2 एंड देन पाई स्टार 2px, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 which is equals to पाई स्टार 2py, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती है हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो अगर हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला कहते हैं हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो अगर हम कैलकुलेट करें हमारे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2, बॉन्डिंग मतलब ये जो बिना स्टार के हैं, जो नीचे वाले हैं, लोअर एनर्जी वाले, वो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। वो कितने हैं उसमें इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो उसमें है 8 इलेक्ट्रॉन। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4, तो वो कितना है? 4/2 मतलब 2। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज 2। इसका मतलब क्या कि जो ऑक्सीजन में उनमें 2 बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? बॉन्ड ऑर्डर पता चल गया। ठीक है, तो अब उसका अगर हमने मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है, मैग्नेटिक बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? अगर उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा हमारा? पैरामैग्नेटिक। सिमिलरली अगर हम O2 पॉजिटिव की बात करें, ठीक है, पॉजिटिव मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने ये अज्यूम कर लिया यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, O2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक फिर क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? बाकी बिल्कुल सेम होगी। मतलब कैसे? के सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 pi 2px2 which is equals to pi 2py2 and then pi star 2px1 which is equals to pi star 2py0, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लियर? तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो वो क्या होगा? सिमिलरली हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, तो बॉन्डिंग में तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हमारा एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो कितने बचे? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन। 8 माइनस 3.2 कितना गया? 5.2 विच इज इक्वल्स टू 2.5। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2.5। क्लियर? और ये भी क्या है? इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा हमारा? पैरामैग्नेटिक। क्लियर? तो ये तो हमारा है O2 का। ठीक है, O2 का मैंने दोबारा से बना दिया। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा? O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब हमने 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐड करना है, तो ऐड जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में।
ठीक है, तो अब हमने O2 नेगेटिव की बात करनी है। तो इसमें अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है, तो ऐड होके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में, यहाँ पे। क्लियर? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होएगी यहाँ तक। क्लियर? तो डिफरेंस कहाँ पे होएगा हमारा? इधर, क्योंकि जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हमारा इधर ऐड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? पाई 2px2 विच इज इक्वल टू पाई 2py1। क्लियर? मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर हमारा ऐड हो गया। तो अगर हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना, वो क्या होगा? हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में तो सेम ही रहेंगे, और एंटी बॉन्डिंग में हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो कितने? 1 2 3 4 एंड 5। तो कितना आ जाएगा? 3.2 विच इज इक्वल टू 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1.5। एंड मोर ओवर यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या है हमारा? पैरामैग्नेटिक। क्लियर? तो अगर हम इसकी बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी को कंपेयर करें, तो हमें इतना ध्यान में रखना है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, मतलब जितने नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम इसके बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर? तो सबसे ज्यादा किसका है? O2 पॉजिटिव का। ठीक है, एंड देन O2 एंड देन O2 नेगेटिव। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल O2 पॉजिटिव है और सबसे कम स्टेबल O2 नेगेटिव है। क्लियर? एंड देन अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो वो क्या है? जितना नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी। कहने का मतलब, जो ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। क्लियर? मतलब जैसे जैसे हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो इनका होगा रिवर्स रिलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है O2 पॉजिटिव का, इट इज 2.5। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कम है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। O2 नेगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता चला, स्टेबिलिटी के बारे में पता चला, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पता चला, और इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चला। मतलब अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आता है, तो इसमें जैसे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है, सिमिलरली हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का भी आ सकता है, फ्लोरीन का भी आ सकता है, कार्बन का भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी आनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ PO4 3 नेगेटिव, और हमने ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? हमने PO4 3 नेगेटिव, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं इसके लिए। तो फॉस्फोरस में कितने होते हैं? 5 प्लस 6 इंटू 4, क्योंकि 6 ऑक्सीजन में, 4 ऑक्सीजन में कितने होंगे? 6 इंटू 4 प्लस 3 फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी 6 इलेक्ट्रॉन वुड बी 32। क्लियर? उसके बाद हमने निकालने हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले इसका रफ स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं बनाने का। ठीक है, तो इसमें से लेसर, जिसमें कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन है, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आएगा, और जिसमें कम, विच इज लेस इन नंबर, दैट विल बी दी सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल में मेटल आएगा, कम इन, लेस इन नंबर है, एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो फॉस्फोरस विल ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, और जो ऑक्सीजन होंगे वो टर्मिनल पोजीशंस पे होंगे, लाइक दिस। क्लियर? तो अगर इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना है, वो कितने आएंगे? एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड के 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो नेक्स्ट है इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वो कैसे होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है Q, विच इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो कितने हो जाएंगे? 32 माइनस 8, एंड इट कम्स आउट टू बी 24। ठीक है, तो हमें पता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसको हम या तो, सॉरी, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो ये लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे एटम्स के ऊपर, और या फिर ये डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर? तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कहां से करते हैं हम? टर्मिनल एटम्स के ऊपर, टर्मिनल एटम से। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन से। ठीक है, तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, octet complete. 13, 14, 15, 16, 17, 18, octet complete. 19, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है। सारी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और फॉस्फोरस का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फोरस की कोवैलेंसी होती है, मतलब वो कितने बॉन्ड बनाएगा, जो इसकी कोवैलेंसी होती है वो होती है 5, मतलब 3 या फिर 5। तो ये जो फॉस्फोरस होता है या फिर जो सेंट्रल एटम होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी को अटेन करें, ठीक है। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी को अटेन करने के लिए ये क्या कहेगा, अपने साथ वाले ऑक्सीजन को कहेगा कि तुम अपने इलेक्ट्रॉन लेके हम शेयर कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। क्यों? फिर क्या होएगा, तो फिर ये होएगा कि ये जो फॉस्फोरस है, जो जो सेंट्रल एटम है, इसकी कोवैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी अटेन कर लेगा विच इज द कोवैलेंसी ऑफ 5। और ऑक्सीजन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन वैसे भी वो ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, मतलब उसका ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस का जो ऑक्टेट होएगा वो ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करेगा, लेकिन इट इज ओके फॉर अ सेंट्रल मेटल एटम टू नॉट ओबे इज ऑक्टेट रूल, मतलब उसके 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं सेंट्रल एटम के। क्लियर? सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। लेकिन अब हमारे पास क्या है, 3 नेगेटिव चार्ज। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज को यूज करके। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस L माइनस B अपॉन 2। अब ये सब क्या है, ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इन ऑक्सीजन को नंबर दे दे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये जो 1, 2 और 3 ऑक्सीजन एटम है, इनका एनवायरनमेंट सेम है, मतलब इनके ऊपर चार्ज सेम होएगा। तो अगर हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें 1, 2 एंड 3 ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो क्या होएगा, ठीक है। अगर हम इसका देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 माइनस लोन पेयर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 6, करेक्ट। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिवाइड बाय 2। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, मतलब ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी -1, इसके भी -1 और इसके भी -1। तो अगर हम इस ऑक्सीजन एटम की बात करें, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम 4, तो वो क्या आएगा, V माइनस L माइनस B अपॉन 2, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 डिवाइड बाय 2। तो वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या है, 0, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ ड्राइंग द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो कैसे और भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनका कैसे हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी में क्या करते हैं, पहले हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, देन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं एक रफ स्ट्रक्चर बना के, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, इन दोनों को माइनस करके, फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इधर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स और इन द फॉर्म ऑफ अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? फिर उसके बाद हमने फॉर्मल चार्ज निकाल दिया, और कोवैलेंसी को भी ध्यान में रखना है कि उस एलिमेंट की कोवैलेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5, ठीक है। फिर हमने बताना है कि जो एक्सियल बॉन्ड होंगे वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से लंबे क्यों होते हैं। क्लियर? तो पहले अगर हम PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s2 3p3, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रही हूँ। मतलब अगर ये है फॉस्फोरस इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है, सो दिस इज 3s एंड 3p एंड दिस इज 3d, ठीक है, 3s 3p एंड 3d, 3s2 एंड 3p3, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने हैं क्लोरीन, 5, ठीक है, मतलब 5 क्लोरीन अपना जो अनपेयर्ड 3p में जो इसका इलेक्ट्रॉन होगा उसको लेके आएंगे फॉस्फोरस के पास बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन उसके पास, जैसे हमारे पास 5 क्लोरीन है, तो इस फॉस्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो उसको करने के लिए ये क्या करेगा, ये जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है वो 3d में प्रमोट कर देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक यहां पे एंड देन ये 3d में, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये है 3s,
ये है 3p और ये है 3d, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इनके साथ ऐसे ऐसे करके बॉन्ड बना लेगा। सो ये ब्लू वाले हैं, दीज आर दी क्लोरीन्स, ठीक है। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होएगी वो क्या होएगी, sp3d, sp3d। सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब ये इनके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो स्पेस में किस तरह से ओरिएंट हुए ताकि उनका जो स्ट्रक्चर हो और वो स्टेबल हो जाए और उनमें मिनिमम रिपल्शन हो। हमें पता है कि जो sp3d की ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे, फॉस्फोरस हमारा सेंटर में होएगा, ठीक है, और जो 5 क्लोरीन होंगे वो कैसे होंगे, जो हमारे 3 क्लोरीन होंगे वो तो ऐसे ट्राइंगल की फॉर्म में लगे होंगे और जो 2 क्लोरीन होंगे वो ऐसे होंगे, ठीक है। एंड दिस इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब कैसे, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा सेंटर में है फॉस्फोरस, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन ऐसे लगे हुए हैं ट्राइगोनल में। और बाइपिरामिडल का मतलब क्या है, एक ऊपर क्लोरीन है, ये ऊपर से एक पिरामिड बना रहा है, और सिमिलरली एक नीचे क्लोरीन है, वो नीचे से एक पिरामिड बना रहा है, ठीक है। नीचे से मतलब ऐसे, एक क्लोरीन इधर नीचे है, ठीक है। ये ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी, क्लियर। और उसके ये जो बॉन्ड हैं इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, क्लियर। और क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, व्हाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, मतलब ये जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं ये लंबे होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, क्यों, इसका रीजन क्या है, हमने रिपल्शन के बेसिस पे देना है, ठीक है। तो इन दो क्लोरीन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, क्लियर। इसको और भी अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये है हमारा एक्सियल बॉन्ड, क्लियर। मैंने बोला ये लॉन्गर होता है, क्यों, क्योंकि ये एक्सियल बॉन्ड में और ये जो हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड में, इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। मतलब ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये 3 रिपल्शंस को 90 डिग्री पे फेस कर रहा है, मतलब ये एक्सियल बॉन्ड है, एक रिपल्शन ये वाला बॉन्ड इसको देगा, ये वाला इक्वेटोरियल बॉन्ड एट अ 90 डिग्री, सिमिलरली एक यहाँ से रिपल्शन आएगी और एक यहाँ से आएगी, मतलब ये जो हमारा एक्सियल बॉन्ड है ऊपर वाला, ठीक है, इसकी जो 3 रिपल्शंस हैं वो 90 डिग्री पे आ रही हैं, ठीक है। और जो एक रिपल्शन है, क्योंकि नीचे भी एक और है हमारे पास एक्सियल बॉन्ड, ठीक है, और जो एक रिपल्शन है वो 180 डिग्री से आ रही है, क्लियर। 180 डिग्री से कैसे, क्योंकि ये जो नीचे वाला एक्सियल बॉन्ड है और ये वाले एक्सियल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री, क्लियर, समझ में आया, ये हमने पता चल गया। अब अगर हम ऐसे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के रिपल्शंस को कैलकुलेट करें, तो ये जो हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड है इसमें 3 रिपल्शंस तो इसको कहां से मिल रही हैं, इनमें एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेटोरियल मतलब 3 रिपल्शन इसको मिल रही है 120 डिग्री पे, ठीक है। मतलब ये इक्वेटोरियल बॉन्ड इसकी बात करें तो ये 120 डिग्री पे एक रिपल्शन, ये 120 डिग्री पे दूसरी रिपल्शन, मतलब इसको 2 रिपल्शंस मिल रही है 120 डिग्री पे, ठीक है। और इसको 2 रिपल्शंस मिल रही है 90 डिग्री पे, ठीक है। मतलब इसको 2 रिपल्शन 90 डिग्री पे, मतलब ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये और एक्सियल बॉन्ड में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये 2 रिपल्शंस 90 डिग्री के पे फेस कर रहा है इससे, ठीक है। यहाँ पे भी एक एक्सियल और इसमें भी एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो जितना कम एंगल होगा और उसमें ज्यादा रिपल्शंस होंगी, ठीक है। कहने का मतलब कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो ज्यादा रिपल्शंस फेस कर रहा है कम एंगल पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा रिपल्शंस वो कम एंगल पे फेस करेगा उतना ज्यादा उसके बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर, समझ में आएगा। तो इस कारण जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं क्योंकि वो 3 रिपल्शंस फेस करते हैं 90 डिग्री पे, वेरस जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो सिर्फ 2 रिपल्शंस फेस करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। 2 रिपल्शंस कहते हैं, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये एक्सियल बॉन्ड, 2 रिपल्शंस कहते हैं, एक यहाँ से और यहाँ पे भी हमारा एक्सियल बॉन्ड है, एक यहाँ से, ठीक है। मतलब एज कंपेयर टू इसमें कम एंगल पे कम रिपल्शंस है, और जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल्स के रिपल्शंस हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो रिपल्शंस इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होती एज कंपेयर टू द रिपल्शंस एट 90 डिग्री, क्लियर।
I hope it is clear. That is why your axial bonds are always longer as compared to the equatorial bond. Clear? So now we are moving forward towards the next chapter. अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. इसकी वेटेज है 9 मार्क्स और इसमें से जो जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हेसिस लॉ में से क्वेश्चन पक्का 3 नंबर का आ जाता है. तो हम वो इक्वेशन अभी डिस्कस करेंगे. हेसिस लॉ का इक्वेशन है. तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है मिथेनॉल की, राइट? और हमें ये रिएक्शंस दी हुई हैं. अभी हम बताएं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होती है. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when 1 mole of this methanol will be formed from its constituent elements in its naturally occurring state. मतलब जब हमारे पास 1 mole methanol बनेगा किससे? फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द नेचुरली अकरिंग, मतलब जिस स्टेट में वो नेचुरली अकर कर रहे हैं तब जो एनर्जी चेंज होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो सबसे पहले हम लिख लेंगे रिक्वायर्ड रिएक्शन. ठीक है, तो रिक्वायर्ड रिएक्शन क्या होगी? कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मेथेनॉल. ठीक है, हमने इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, राइट? तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे, लेकिन इधर हमारे पास हमेशा 1 मोल रहेगा क्योंकि हमने 1 मोल ऑफ मेथेनॉल बनाना है, राइट? तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो इधर 2 हाइड्रोजन आ जाएगा क्योंकि इधर 4 हाइड्रोजन है, इसको 1 ही रहने दें. इधर ऑक्सीजन कितना है? 1. और इधर 1 लाने के लिए इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, इधर हाफ आ गया. क्लियर? तो इस रिएक्शन की हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखनी है. अब क्या है, अब हमने इन रिएक्शंस को यूज अप करना है ताकि हमारे पास ये वाली रिएक्शन बन जाए. अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो मेथेनॉल इसमें कहां पे है? राइट हैंड साइड. और इस साइड मेथेनॉल कहां है? लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, मतलब ये ऑपोजिट साइड पे है. तो इस रिएक्शन को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जब इस रिएक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेथेनॉल उस साइड चला जाएगा. क्लियर? तो अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को यूज करें, ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इन दोनों को अगर हम ऐड अप कर दें तब हमारे पास इतना पार्ट आ जाएगा. ठीक है, कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, यहां तक हम पहुंच जाएंगे. फिर उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या करना है. तो पहले हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड अप करते हैं, मतलब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं. तो हमारे पास क्या बनेगा? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है दैट इज -393 किलोजूल पर मोल, राइट? अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ऐसी रिएक्शन बन जाएगी. ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी इसकी? इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो ट्रीटमेंट हम रिएक्शंस को देंगे सेम ट्रीटमेंट हमने एंथैल्पीज को भी देना है. तो अगर हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा? -572 किलोजूल पर मोल. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना रिएक्शंस को. तो क्या रिएक्शन बनेंगे? कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस 2 ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 वाटर. तो इधर जो एंथैल्पी, अगर हम रिएक्शंस को ऐड अप कर रहे हैं तो एंथैल्पीज को भी ऐड अप करेंगे. तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज क्या होगी? इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -965 किलोजूल पर मोल. ठीक है, अब हम यहां तक पहुंच गए हैं. ठीक है, अभी मैंने बताया कि मिथेनॉल हमें उस साइड चाहिए, मतलब ये वाली रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो अगर हम इस रिएक्शन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस रिएक्शन में, तो हमारे पास कौन सी रिएक्शन बन जाएगी एक बार देखते हैं, क्योंकि फिर ऑक्सीजन का भी हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, राइट? क्योंकि ऑक्सीजन हमें कितना चाहिए? हाफ. इधर कितना है? 2. और इधर कितना है? 3/2. अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमारे पास हाफ ऑक्सीजन आ जाएगा. क्लियर? लेट्स ट्राई. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या है? मिथेनॉल प्लस 3/2 ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. इधर हमारे पास 2 वाटर है. ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग है, इधर 2 वाटर है, राइट? तो इधर हमारे पास है 2 वाटर. क्लियर? यहां तक समझ में आ गया हमारे पास. अब हमने क्या करना है, इन रिएक्शन को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये कट हो गया. इधर इसका भी हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखनी है. तो इसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? -726 किलोजूल पर मोल. क्लियर? तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करें तो इसका भी साइन चेंज होगा. तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर क्या है? 2 - 3/2 क्या होता है? हाफ. मतलब ये हमारे पास हाफ ऑक्सीजन आ जाएगी. तो ये क्या है? कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगी हाफ ऑक्सीजन, और ये मिथेनॉल है वो उस साइड चला जाएगा.
ठीक है, मतलब ये जो हमारी रिएक्शन बन गई, ये हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन थी, ये वाली हमारी रिएक्शन ये बन गई है। तो और इसकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो क्या आ जाएगी, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आएगा, -239 किलोजूल पर मोल। ठीक है, बस हमने क्या करना है कि जिसकी हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनानी है, निकालनी है, उस रिएक्शन को लिख लेना है, फिर जो गिवन रिएक्शन है उनको यूज अप करके ये रिएक्शन बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, और वो रिएक्शन बनाने के समय जो ट्रीटमेंट हम रिएक्शन के साथ कर रहे हैं वही ट्रीटमेंट हमने इंथैल्पीज के साथ करना है। अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर के साथ तो इंथैल्पीज को भी मल्टीप्लाई करना है, अगर रिएक्शंस को एड अप या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इंथैल्पीज को भी सेम ट्रीटमेंट देना है। Right? So this was a very important question from Hess's law. Now we'll be moving forward towards the next important question from this chapter. अभी जो next important question है that is derive the relationship between Cp and Cv. Cp और Cv में हमने relation find out करना है, right? तो this is the heat capacity at constant pressure and this is a heat capacity at constant volume, right? हमें पता है Cp और Cv में relation क्या होता है, that is equals to Cp minus Cv is equals to R. ठीक है, विच इज अ गैस कांस्टेंट। तो अब हमने इस रिलेशन को डिराइव करना है, वो हम कैसे करेंगे, सिर्फ आपको इस डेरिवेशन की स्टार्टिंग पता होनी चाहिए, बाकी अपने आप खुद ब खुद होती जाएगी। तो स्टार्ट कहां से करना है, विच इज H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, दो इंथैल्पी है दैट इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस PV। ये रिलेशन बहुत कॉमन है, ये आपको याद होगा। ठीक है, अभी हमें पता है PV फॉर 1 मोल इज इक्वल्स टू RT, ये भी हमें पता है रिलेशन। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा H इज इक्वल टू U प्लस RT। अगर हम चेंज इन इंथैल्पी निकालें दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, क्योंकि R तो हमारा गैस कांस्टेंट है। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, Cp और Cv। ठीक है, अब हमने पता है डेल्टा H और डेल्टा U को Cp और Cv की टर्म्स में अगर हम लिख दें, हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा H होता है दैट इज इक्वल टू Cp डेल्टा T, सिमिलरली डेल्टा U इज इक्वल टू Cv डेल्टा T। ठीक है, ये हमें पता होता है। तो हम अगर इन रिलेशन को इस वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, Cp डेल्टा T इज इक्वल टू Cv डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। डेल्टा T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिलेशनशिप क्या बनेगा, Cp इज इक्वल टू Cp प्लस R या फिर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. So this is the relationship between Cp and Cv. ये 3 नंबर में पूछ लेते हैं नॉर्मली। अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या है, वो हमें ये रिएक्शन दी हुई है डेल्टा U0, डेल्टा S0, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी एंड इंट्रोपी चेंज हमें बताया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा G0 और बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है, तो डेल्टा G0 के बेसिस पे हमने बताना है। अगर डेल्टा G0 की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर वो पॉजिटिव आएगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें डेल्टा G0 निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता है डेल्टा G जो निकालना है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, एक डेल्टा H का विच इज इक्वल टू U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, और एक हमारे पास ये वाला रिलेशन। ठीक है, अभी हमारे पास टेम्परेचर भी पता है स्टैंडर्ड होता है 298 केल्विन, डेल्टा S0 भी गिवन है हमें। ठीक है, तो हमें डेल्टा H नहीं पता, डेल्टा H हमें पता है लेकिन उसका रिलेशन वो क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू U डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, अभी हमारे पास प्रेशर भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि P डेल्टा V किसके ऊपर होता है, डेल्टा NG/RT। ठीक है, क्लियर। इधर हम मोल्स 1 नहीं ले सकते, दिस इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि ये रिएक्शन हो रही है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं। क्लियर, तो अगर हम P डेल्टा V को ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ठीक है, तो अगर हम इनमें से ये हमें पता है, मतलब हम डेल्टा H निकालने की कोशिश करें क्योंकि हमने डेल्टा H को इधर सब्स्टिट्यूट करना है। डेल्टा U हमें पता है, डेल्टा NG/RT हम निकालेंगे। डेल्टा NG क्या होएगा, विच इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। फाइनल मोल्स कितने हैं, 2 बन रहे हैं। ठीक है, इधर मतलब हमारी प्रोडक्ट साइड पे 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 2 + 1 3 नंबर ऑफ मोल्स। तो डेल्टा NG की वैल्यू आ गई -1। क्लियर, समझ में आ गया। और मतलब अगर हम डेल्टा NG/RT निकालें दैट विल बी इक्वल टू -1,
आर की वैल्यू 8.314, राइट, और टेम्परेचर होएगा 298 केल्विन। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.48 किलोजूल, नॉट पर मोल, ठीक है, क्योंकि हमने हमारे पास वो है। क्लियर, समझ में आ गई? तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू को हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये ध्यान में रखना है कि इधर हमारे पास किलोजूल में है और ये डेल्टा एस नॉट की वैल्यू हमारे पास जूल में है, ठीक है। तो इसको पहले हम इधर ही डेल्टा एस नॉट को किलोजूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट विल बी 0.441 किलोजूल पर केल्विन। क्लियर, समझ में आ गया? तो अब हम क्या करते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू नॉट। डेल्टा यू नॉट की वैल्यू कितनी है, -10.5, राइट, क्लियर। और ये डेल्टा एनजीआरटी की वैल्यू कितनी है, -2.48। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बस आ जाएगा -12.98 किलोजूल। क्लियर, तो डेल्टा एच की वैल्यू आ गई हमारे पास जो हमें इधर चाहिए थी। क्लियर, तो ये डेल्टा एच की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12.98, माइनस टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, डेल्टा एस नॉट कितना है -0.0441। अभी इसमें गलती इधर हो जाती है क्योंकि इधर ये जूल में है, सेम यूनिट चाहिए, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गया? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी 0.16 किलो जूल विद अ पॉजिटिव साइन। क्लियर, तो अब हमें पता चल गया कि जो हमारी डेल्टा जी की वैल्यू है, राइट, वो हमारी पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये अपने आप नहीं हो रही है। क्लियर, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इक्विलिब्रियम और इसकी वेटेज है 7 मार्क्स। और 7 मार्क्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिंपल ये स्टेटमेंट है, हमने बताना है केमिकल लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो ये हमने इसको बताने के लिए पहले ये रिएक्शन लिख लेनी है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट्स नीचे आएंगे एंड दे विल बी रेज्ड टू देयर पावर्स ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। क्लियर, तो इसको हमने समझना कैसे है, मतलब ये रिएक्शन है क्या, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जो रिएक्शन प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्शन प्रोडक्ट्स क्या हैं, सी एंड टी, इनका प्रोडक्ट इट इज रेज टू देयर रिस्पेक्टेड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इनको हमने रेज करना है टुवर्ड्स विद द रिस्पेक्टेड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ये ऊपर ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय किसका, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो एंड रेज टू देयर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, एंड इन दोनों की जो डिवीजन है दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर, एट अ गिवन टेम्परेचर। सो दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये जनरली 2 नंबर में पूछा जाता है और ये मतलब कई बार नहीं भी पूछा जाता, लेकिन स्टिल ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार। तो न्यूमेरिकल क्या है, जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दी हुई है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और NO की। ठीक है, हमने इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो सिमिलरली अगर हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा Kc होएगा वो क्या होएगा, जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसकी कंसंट्रेशन रेज टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 अपॉन नाइट्रोजन, उसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, ऑक्सीजन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, तो NO की कंसंट्रेशन क्या है 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 एंड O2 की कंसंट्रेशन 3 इंटू 10⁻³ रेज टू पावर 1 और 4.2 इंटू 10⁻³ रेज टू पावर 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा 0.622। ठीक है, सिंस इट इज अ रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशंस। क्लियर, तो इसका कोई यूनिट नहीं है Kc का। क्लियर, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने इन तीनों में से इनके कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताने हैं।
ठीक है, जब हम कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं तब हम एक H पॉजिटिव आयन को ऐड करते हैं, जब हम कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तब हम H पॉजिटिव को निकालते हैं। मतलब हियर देयर इज अ गेन ऑफ H पॉजिटिव एंड हियर देयर इज अ लॉस ऑफ H पॉजिटिव। क्लियर? तो अगर हम इसमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो इसमें हम H पॉजिटिव को ऐड कर देंगे, तो वो क्या बनेगा H3O पॉजिटिव, क्योंकि H पॉजिटिव ऐड हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है हमने, तो वो क्या बन गया H3O पॉजिटिव। सिमिलरली इसका क्या बनेगा H2CO3, क्योंकि जब हम इसमें एक H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, तो ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसमें एक H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बनेगा H2SO4। क्लियर? तो ये है इसके कॉन्जुगेट एसिड्स। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनते हैं, जब हम इसमें से H पॉजिटिव ऐड कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमने कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो हमने यहां से एक H आयन रिलीज कर देना है, माइनस कर देना है। तो अगर हम इसमें से एक H आयन H पॉजिटिव को रिलीज कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास OH नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव निकल गया तो क्या बन गया OH नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम इधर एक H पॉजिटिव को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा CO3 2 नेगेटिव। तो अगर यहां से एक H आयन चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि यहां से हमने एक मतलब H आयंस को रिमूव कर रहे हैं। क्लियर? सो दीज आर द कॉन्जुगेट एसिड्स एंड दीज आर द कॉन्जुगेट बेसिस। नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर। अभी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर में से जनरली 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो 4 नंबर इसकी वेटेज है, इसमें से 3+1 होता है, मतलब 3 नंबर की कई बार बैलेंसिंग आ जाती है ऑल द टाइम, और जो हमारा 1 मार्क है उसमें कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेते हैं किसी भी एलिमेंट की, राइट। तो पहले हम बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन करते हैं, ये नॉर्मली 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने बैलेंस करना है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ है तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें हम कन्वीनियंट है, मतलब चाहे हम हाफ रिएक्शन मेथड यूज करें या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करें, राइट। लेकिन अगर आपको नहीं दिया हो तो जो इजी मेथड है दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो उससे हम इसकी बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें स्टेप 1 क्या होता है, हमने रिएक्शन लिख लेनी है और सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेनी है सभी एलिमेंट्स की, राइट। उसके बाद हमने देखनी है स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना है जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जिनकी हो रही है रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, क्रोमियम की, ठीक है, क्योंकि इधर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है +6 से +3 में, सॉरी रिडक्शन हो रही है क्रोमियम की, सो क्रोमियम की क्या हो रही है, रिडक्शन, राइट। और आयरन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, टू राइट द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करनी है उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इवन बैलेंसिंग को भी मैंने डिटेल में दोनों मेथड को इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ये मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और डाली हुई हैं, ठीक है। तो वो अगर आपको बैलेंसिंग अच्छे से सीखनी है और भी डीप में जाके और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ, तो आप वो वाली वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 हमने लिख लिया, ठीक है। अभी स्टेप 2 क्या है कि हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखना है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सी है, आयरन वाली, जिसमें आयरन +2 किस में चेंज हो रहा है, Fe+3 में, राइट। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सी है हमारी, रिडक्शन वाली, जो कि है Cr2O7 2 नेगेटिव, इट चेंजेस इनटू क्रोमियम +3, ठीक है। सो दिस इज द स्टेप 2, राइट। अब हमारे पास स्टेप 3 क्या है कि हमने इन चार्जेस को बैलेंस करना है, ठीक है, मतलब इनके चार्जेस को इक्वलाइज करना है और ऐड करना है दोनों रिएक्शंस को, ठीक है। चार्जेस को इक्वलाइज कैसे करेंगे, इधर कितना चार्ज है +2 और इधर कितना है +3, ठीक है। और चार्जेस को इक्वलाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, ठीक है, तो इधर चार्ज कितना हो जाएगा +3 - 1 +2, ठीक है, और इधर भी क्या है +2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम क्रोमियम की बात करें, ठीक है, तो पहले तो हम इस क्रोमियम को बैलेंस कर लेते हैं, इधर 2 क्रोमियम है तो इधर भी हमारे पास आ गए 2 क्रोमियम, ठीक है। तो अगर हम इधर चार्ज देखें क्रोमियम के ऊपर तो इधर कितना है +12 और इधर कितना है +6, 3 × 2, इधर क्या है 6 × 2, राइट। अब हमने एडिशन किसकी करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। तो अगर हम इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें
मतलब इधर -6 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल इधर चार्ज कितना हो जाएगा +6 जितना कि इधर है। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो गया। मतलब स्टेप 3 में हमने क्या किया, इक्वलाइज किया चार्जेस को और रिएक्शंस को क्या कर देना है, ऐड अप। ठीक है, तो ऐड अप करने के लिए क्या करेंगे, इधर इसको भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि तब भी ये चार्जेस इक्वलाइज हो जाएंगे, तभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन के साथ कट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शंस लिख लेते हैं जब हम इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6Fe+2 इट चेंजेस इनटू 6Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या बन जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव चेंजेस इनटू C2Cr+3। तो जब हम रिएक्शंस को ऐड अप करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा 6Fe+2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव चेंजेस इनटू 6Fe+3 प्लस 2Cr+3। राइट, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन बन गई। तो ये है हमारे पास स्टेप 3। ठीक है, अब स्टेप 4 में हमने क्या करना है, उसमें हमने क्या करना है, जब हमारे पास एसिडिक मीडियम है ना, तो अब हमने चार्ज को बैलेंस करना है, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? तो हमने ओवरऑल चार्ज अब रिएक्शन का दोबारा से बैलेंस करना है बाय एडिंग H पॉजिटिव, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एसिडिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम होता तब हम OH नेगेटिव ऐड करते। ठीक है, तो अगर हम ये रिएक्शन लिखें तो हमारे पास ये बनेगी Cr2O7 2 नेगेटिव चेंजेस इनटू 6Fe+3 प्लस 2Cr+3। ठीक है, अब हमने H पॉजिटिव आयन ऐड करना है। पहले हम देख लेते हैं ओवरऑल चार्ज बनता कितना है इस साइड। तो ये क्या है +12 -2 कितना बना है 10 यूनिट, और इधर कितना बना है 6 3 18 पॉजिटिव प्लस 6 कितना बन गया 24। ठीक है, अब हमने डालने हैं पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव H पॉजिटिव ऐड करना है, राइट? तो वो पॉजिटिव अगर हम इधर 24 लेके आना हो, इक्वलाइज करना है ना, तो मेरे को कितने H पॉजिटिव डालने पड़ेंगे इस साइड 14। ठीक है, क्योंकि +14 कितना हो जाएगा 24, इधर भी 24 इधर भी 24। क्लियर? यहां तक डन हो गया। अब हमारा स्टेप 5 क्या कहता है कि हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें भी पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। क्लियर? तो अगर इस इक्वेशन में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें तो इधर कितने हाइड्रोजन है 14, और हमने बैलेंस किसके साथ करना है, वाटर के साथ। हमें पता है कि जो एक वाटर मॉलिक्यूल है वो हमें 2 हाइड्रोजन देता है, तो इधर कितने 14 H पॉजिटिव। तो अगर मैं इधर 7 वाटर मॉलिक्यूल डाल दूं तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन 14 आ जाएंगे, इधर भी 14 आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से रिएक्शन देखोगे इसको, ये बैलेंस हो गई है। ठीक है, इसका चार्ज भी बैलेंस है, हर एक एलिमेंट भी बैलेंस है, आप चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे बड़ा आसान है। पहले हमने क्या करना है, देखना है कि स्पीसीज की ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेनी। उसके बाद में हमने चार्ज को इक्वलाइज करके ऐड कर देना है। ठीक है, मतलब इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप करने हैं वो आप देख लोगे, ऐसे मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है बैलेंस चार्ज को बाय एडिंग H पॉजिटिव इफ इट इज एन एसिडिक मीडियम, बट इफ इट इज अ बेसिक मीडियम देन वी हैव टू ऐड OH नेगेटिव। देन आफ्टर दैट वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसमें भी पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पक्का 110% श्योर है कि इस बैलेंसिंग में से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन में वो है ऑक्सीडेशन स्टेट का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है क्लोरीन की इसमें और आयरन की इसमें। ठीक है, तो पहले क्लोरीन की फाइंड आउट करेंगे ClO4 नेगेटिव। तो जिसकी फाइंड आउट करनी है उसकी हम X ले लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है मोस्टली -2। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट करने के लिए हम क्या करते हैं X, ओवरऑल चार्ज देखते हैं कितने, X 4 × -2 -8, और ओवरऑल चार्ज कितना है इसके ऊपर -1। क्लियर? तो X इज इक्वल्स टू -1 प्लस 8, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7 क्लोरीन की। क्लियर? तो सिमिलरली अगर हमने आयरन की निकालनी हो ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये क्या है K3 आयरन CN6। ठीक है, आयरन की निकालनी है उसकी X लिख ली, पोटेशियम की हमें पता है +1 होती है, एल्कली मेटल है। देन CN की साइनाइड की होती है -1। क्लियर? तो अगर हम ओवरऑल चार्ज देखें तो क्या होएगा, +1 × 3 +3 प्लस X, तो 6 × -1 कितना हो गया -6, एंड ओवरऑल चार्ज कितना है इसके ऊपर 0।
क्लियर? तो क्या हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +3, मतलब इसमें जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन। अभी जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी जो वेटेज है दैट इज 11 मार्क्स, ठीक है? तो 11 मार्क्स को कैसे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये 4 कंपाउंड्स हैं, हम इनका नामकरण करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अभी इसका क्या है, IUPAC नेम बताना है, ठीक है? तो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो हमने इसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है और वो वाली लॉन्गेस्ट चेन जिसपे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हों, ठीक है? तो अगर हम लॉन्गेस्ट चेन चूज करने की बात करें तो अगर आप ट्राई करके देखना, यहां से अगर आप नाम शुरू करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? मतलब 10 कार्बन वाली जे चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है 2 और एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर? समझ में आ गया? अगर आप ट्राई करोगे ना, कहीं से मर्जी नंबर करना शुरू कर दो, आपको पता चलेगा कि यही एप्रोप्रिएट नंबरिंग है, इसी में इसको लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको भी लोएस्ट नंबर मिलेगा और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी ज्यादा होंगे। क्लियर? तो अगर हम मतलब इसकी पेरेंट चेन क्या बन गई, डेकेन, ठीक है? क्लियर? कोई डबल बॉन्ड कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है? और इसमें क्या है, 5th पोजीशन पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। ये कौन सा है, 1 2 3 4, तो 5th पोजीशन पे डेकेन तो पता चल गया कि है, ठीक है? अभी 5th पोजीशन पे क्या है हमारे पास, 2 इथाइल और 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल, ठीक है? ये आइल क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं, दीज आर नॉट द पेरेंट चेन्स, ओके? तो 5 पोजीशन पे लगा हुआ है 2 इथाइल ब्यूटाइल, ठीक है? उसके बाद क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया, 3 के ऊपर क्या लिखा है, डाइमिथाइल, तो क्या है 3 डाइमिथाइल, ठीक है? और क्या बन गया, डेकेन। क्लियर? सो दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, राइट? अगर हम नेक्स्ट की बात करें इसकी, तो इसमें हमारे पास 2 कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है? तो अगर हम यहां से नंबर करेंगे तो कीटोन्स को लोएस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, हेक्स, हेक्सा, 2 और 4 के ऊपर लगा हुआ, 2 4 डाई ओन। क्लियर? अभी अगर हम इसकी बात करें तो इधर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है कीटोन और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, ठीक है? तो इसको लोएस्ट नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? तो 5th पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, कीटो ग्रुप। तो जब कीटो हमारा प्रिंसिपल नहीं होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सो। तो क्या बनेगा इसका नाम, 5 ऑक्सो, क्लियर, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, क्लियर? तो ये इसका नाम हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? और अगर हमारे पास मतलब इसमें प्रायोरिटी भी देखनी है, हमने COH को मिली है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। सिमिलरली अगर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को मिलती है। क्लियर? इसमें और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलती है, डबल और ट्रिपल में से डबल को मिलती है। तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है? तो इसका नाम क्या होएगा, हेक्सा 1 और 3 पे क्या है, डबल बॉन्ड, 1 3 डाई इन 5 आइन, 5 आइन। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं इन 2 कंपाउंड में से। ये इसमें कई बार हाइब्रिडाइजेशन के साथ भी कपल होके आ जाता है, मतलब बताते हैं कि हर एक जो कार्बन एटम है उसके हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ, ठीक है? लेकिन फिलहाल अभी हम सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करते हैं। तो पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए इसको हमने ऐसे खोल के लिख लेना है कंपाउंड को, इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से अगर हम इसको लिख लेंगे, राइट,
तो हमें पता है जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सारे हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड सिंगल वाले, क्लियर। और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो उधर एक होता है सिग्मा और दो होंगे पाई बॉन्ड्स। सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड हो तो एक होगा सिग्मा और एक होगा पाई। तो अगर हम इन सभी को कैलकुलेट करें तो हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, क्लियर। सिमिलरली अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसको भी अगर हम खोल के लिखते हैं तो ये कुछ, तो अगर हम देखें तो ये क्या होगा, सिग्मा 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 और पाई, सिग्मा और पाई, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, तो ये सारे होंगे सिग्मा। तो अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करें तो सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, 4 5 6 7 8 9, और पाई कितने हैं, 2, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन कई बार आ जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन अमोनिया, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एनिलीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ इस तरह से, इधर होता है हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी बेसिक कौन ज्यादा होगा, जिसकी टेंडेंसी होगी अपना लोन पेयर को डोनेट करने की, क्लियर। और अगर हम अमोनिया की बात करें तो वो क्या होगा, NH3, ऐसे, ठीक है। तो अगर एनिलीन की बात करें तो ये जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट दे विल गो इनटू द रिंग इनटू अ रेजोनेंस, ठीक है। तो ये रेजोनेट करते हैं इस तरह से, ठीक है। मतलब इधर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, एंड देन फिर ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे चला जाएगा और ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा एंड सो ऑन। मतलब ये रिंग में रेजोनेट करता है इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे अच्छे से बनाओगे, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे आर नॉट लोकलाइज्ड ओवर द नाइट्रोजन एटम, मतलब उधर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऐसा पड़ा नहीं है, दे गो इनटू द रेजोनेंस इनटू द रिंग, ठीक है। तो अगर लोन पेयर उधर है नहीं, मतलब सपोज करो हमारे पास कोई भी H पॉजिटिव आयन है लेकिन उसको उधर लोन पेयर मिल ही नहीं रहा, ठीक है, क्लियर, लोन पेयर तो आगे रेजोनेंस में गया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका लोन पेयर रेडली अवेलेबल नहीं है, तो ये लेस बेसिक है, राइट। क्योंकि अगर हम अमोनिया की बात करें तो इसका लोन पेयर तो नाइट्रोजन के ऊपर लोकलाइज्ड है, ये इधर नाइट्रोजन के ऊपर ऐसा पड़ा है, ठीक है। तो इसके कारण जो इसका लोन पेयर है दैट इज रेडली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, हेंस अमोनिया इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू एनिलीन, क्लियर। तो इसको आप लिख सकते हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज मोर एसिडिक। अगर हम एसिडिक एसिड और इसकी बात करें कि इन दोनों में एसिडिक ज्यादा कौन है, ठीक है। हमने बताया जिसका जो ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगा वो ज्यादा एसिडिक होएगा, ठीक है। ये H पॉजिटिव आयंस रिलीज करके क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सिमिलरली ये क्या बनाएगा, Cl CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। कहने का मतलब कौन ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज करेगा, जिसका ये जो प्रोडक्ट है यहाँ जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, जिसका ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तो इधर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो इधर तो नेगेटिव चार्ज है और मोर ओवर ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, मतलब इसके नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई। जहां पे वर्ड इंटेंसिफाई हो जाएगा वहां पे जो कंपाउंड होगा वो डीस्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन लीड्स टू डीस्टेबिलिटी, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो इसके नेगेटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई कर रहा है, मतलब ये लेस स्टेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कम एसिडिक होएगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन है, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्लियर। तो इसके कारण क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना ये बाकी जो एटम्स है उनके ऊपर डिस्पर्स हो जाता है, बांटा जाता है। सो देयर इज अ ड्यू टू द माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन देयर इज अ डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, where is a dispersion there is a stability,
ठीक है, तो जो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा वो ज्यादा स्टेबल होएगा एज कंपेयर टू द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिडिक एसिड, एज अ रिजल्ट दिस इज मोर एसिडिक। क्लियर? सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ऑफ सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। इसकी वेटेज है 10 मार्क्स और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रही हूँ बिकॉज इस चैप्टर को मैंने बड़े डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और वो आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वुड्स रिएक्शन, जिसमें हम एल्केन्स बनाते हैं हम। ठीक है, तो क्या होएगा अगर हम 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स ले लें उस वुड्स रिएक्शन में, और उसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस वही कि हम मीथेन नहीं बना सकते। ठीक है, मिक्सचर मतलब 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स नहीं यूज कर सकते। ठीक है, और हम इवन नंबर वाले ही हमारे एल्केन्स बना सकते हैं, ऑड वाले नहीं बन सकते। ये सब उसकी लिमिटेशंस हैं। वैसे बेसिकली हमने इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मतलब हमने क्या करना है, 2 अल्काइल हैलाइड्स लेने हैं, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वो रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बड़े आराम से पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंटी मार्कोनिकव्स रूल। ठीक है, एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड अक्रॉस दैट डबल बॉन्ड। ठीक है, तो वो वाला जो हमारा मैकेनिज्म है वो है एंटी मार्कोनिकव रूल। ठीक है, उसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया हुआ है बड़े अच्छे से। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की नाइट्रेशन किस में करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? दैट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका भी मैकेनिज्म हमने बड़े डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है जो हमारी थी हाइड्रोकार्बन चैप्टर की पूरी डिटेल्ड वीडियो, राइट? नेक्स्ट क्या है? कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू मेटा नाइट्रोबेंजीन। ये हम कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है। ठीक है, हमने क्या करना है? बेंजीन को कन्वर्ट करना है इनटू मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप और यहाँ पे है क्लोरी ग्रुप। ठीक है, हमने बनाना है क्या है? मेटा। ठीक है, तो पहले इसकी नाइट्रेशन करेंगे या क्लोरीनेशन करेंगे? हमें पता है कि जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है दैट इज अ मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो इसलिए जो हमें प्रोडक्ट चाहिए पहले हमने उसी की एडिशन करनी है। हमें क्या चाहिए? मेटा प्रोडक्ट चाहिए। तो हम इसलिए नाइट्रो ग्रुप की पहले रिएक्शन, मतलब नाइट्रो ग्रुप को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। मतलब हम पहले क्या करेंगे? बेंजीन की नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ठीक है, तो इधर हमारे पास आ गया नाइट्रो ग्रुप। फिर उसके बाद हम इसकी करेंगे क्लोरीनेशन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, उसमें क्या होगा? ये जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है दैट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो वो क्या करेगा? इस क्लोरीन को कहां पे लेके आएगा? मेटा पोजीशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि अगर पहले इसकी क्लोरीनेशन करा देते तो जो क्लोरीन होता है दैट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो नाइट्रो जो सेकंड स्टेप में अगर हम नाइट्रेशन कराते तो वो क्लोरीन नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर डायरेक्ट करता। क्लियर? सो दिस इज अ कन्वर्जन। और भी कन्वर्जन्स मैंने इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स भी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। तो वो 10 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स में से हैं। वही कन्वर्जन्स ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो, ये वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए, क्योंकि इसमें हम पूरे सिलेबस की कंसाइज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मार्क, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाइज कितने मार्क्स का किस चैप्टर में आता है, बड़े हमने डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट करें, और कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।